यस बेटा, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग बेटा। कल वाले लेक्चर के अंदर मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था सेल्स टैक्स, और उसके अंदर हमने कल कुछ पॉइंट डिस्कस किए थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बताइए, कल वाले टॉपिक में कोई डाउट है? नो सर। नहीं है। कल वाले लेक्चर के अंदर हमने इसके अंदर बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल टैक्स का मीनिंग रीड आउट किया था। भाई, जो भी हम गुड्स सर्विसेज वगैरह या इनकम वगैरह अगर हम परचेज करते हैं या सेल करते हैं, तो उस पर जो भी हम अमाउंट एडिशनल वगैरह जो होता है उसको हम कहते हैं टैक्स। वो पे करना हमारी ड्यूटी होती है, पर बर्डन होता है। इसके हमने टाइप्स पढ़े थे, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जो किसी पर्टिकुलर पर्सन पर चार्ज किया जाता है और उसी को पे करना होता है, वो रिकवर नहीं कर सकता। इनडायरेक्ट टैक्स एक पर्सन पर चार्ज किया जाता है, वो दूसरे पर्सन से रिकवर कर लेता है, पर्सन टू पर्सन वो शिफ्ट होता जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर एट लास्ट लायबिलिटी किसकी होती है? टैक्स पे करने की, कंज्यूमर की आ जाती है। फिर उसके बाद में हमने नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस किया था टैक्स प्लानिंग, टैक्स मैनेजमेंट और टैक्स इवेजन। टैक्स प्लानिंग का मतलब सिंपल सा, जब आप प्लानिंग करते हुए गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करते हुए अगर टैक्स को मिनिमाइज करते हैं तो उसको हम कहते हैं टैक्स प्लानिंग करना। टैक्स मैनेजमेंट करना, जब आप टैक्स टाइमली टैक्स वगैरह का पेमेंट करते हैं ताकि आपके अननेसेसरी पेनल्टीज इंटरेस्ट वगैरह इम्पोज नहीं हो, तो उसको हम कहते हैं टैक्स मैनेजमेंट करना। एंड थर्ड वन इज टैक्स इविजन, टैक्स की चोरी करना। आप गलत तरीके से अगर टैक्स वगैरह बचाते हैं, फॉल्स इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करते हैं, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करते हैं, तो उसको हम कहते हैं टैक्स इविजन करना। फिर इसी के बाद में सेल्स टैक्स का मीनिंग बताया था। इनडायरेक्ट टैक्स होता है जो जिसकी रेट्स वगैरह गवर्नमेंट डिसाइड करती है। सेल्स टैक्स परचेज और सेल दोनों पर लगाया जाता है। इंडिया के अंदर मेजरली प्रोडक्ट्स पर जीएसटी लगा दिया गया है, सेल्स टैक्स हटा दिया गया है। बट दो प्रोडक्ट्स पर अभी भी सेल्स टैक्स लगता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पेट्रोल डीजल क्रूड ऑयल्स वगैरह वो सब कुछ, एंड लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। और ये फिर ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अगर शराब अगर यूज की जाती है तो उसको भी हम, उस पर भी आपका बेसिकली सेल्स टैक्स अप्लाई होता है। फिर हमने पढ़ा था अगर अल्कोहल वगैरह अगर मेडिकल पर्पस के लिए अगर यूज होता है तो वहां पर आपका जीएसटी अप्लाई होता है, वहां पर सेल्स टैक्स अप्लाई नहीं होता है। जब आप गुड्स परचेज करते हैं, परचेज करते टाइम जो टैक्स पे करते हैं उसको हम इनपुट टैक्स कहते हैं, और जब गुड्स सेल करते हैं उस टाइम पर जो टैक्स आपका कलेक्ट होता है उसको हम कहते हैं आउटपुट टैक्स। जब हमें सेल्स टैक्स का अमाउंट कैलकुलेट करना होता है और अगर वो सेल्स टैक्स का अमाउंट इंक्लूसिव अगर होता है तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है अमाउंट इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। और अगर एक्सक्लूसिव अगर होता है, सेल्स टैक्स का अमाउंट इंक्लूडेड नहीं है, तो फिर उस सिचुएशन में हम फॉर्मूला लगाते हैं अमाउंट इंटू रेट अपॉन 100, तो उससे हमारा सेल्स टैक्स का अमाउंट निकल जाता है। उस बेसिस पे मैंने ये एग्जांपल बता दिया था। फिर उसी के बाद में हमने एंट्रीज वगैरह रीड आउट करा था। जब आप अगर गुड्स क्रेडिट पर सेल करते हैं तो डेबिट अकाउंट, रिसीवेबल, क्रेडिट सेल्स और क्रेडिट सेल्स टैक्स अकाउंट। अगर कैश में सेल करते हैं तो अकाउंट रिसीवेबल की जगह कैश आ जाएगा, बाकी वही सेम एंट्री। जब आप अगर गुड्स परचेज करते हैं, क्रेडिट में परचेज कराए तो डेबिट परचेज अकाउंट, डेबिट सेल्स टैक्स, इनपुट टैक्स और क्रेडिट अकाउंट पेबल। और अगर कैश में परचेज कराए तो अकाउंट पेबल की जगह कैश अकाउंट आ जाएगा। जब आप इनपुट टैक्स को एडजस्ट करते हैं अगेंस्ट आउटपुट टैक्स, तो वही डेबिट सेल्स टैक्स आउटपुट टैक्स और क्रेडिट सेल्स इनपुट टैक्स, क्रेडिट बैंक अकाउंट। बाकी का अमाउंट आप डिफरेंस अमाउंट आप डिपार्टमेंट को पे कर देंगे। और सर अगर मान लो मेरा आउटपुट टैक्स जो है अगर इनपुट टैक्स से अगर कम होता, मतलब कि मैं डिपार्टमेंट को ऑलरेडी ज्यादा पे कर चुका हूँ जबकि मैंने कलेक्ट कम किया है, तो वो जितना अमाउंट आपने ज्यादा पे कर रखा है वो नेक्स्ट ईयर हमारा क्या हो जाता है? कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। यहाँ तक का मैं बता चुका था। यहाँ तक के टॉपिक में कोई डाउट है बेटा किसी को भी? नो सर। चलिए, तो फिर हम इसी का आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा दिया है सेल्स टैक्स कंट्रोल अकाउंट, हम बोल दें उसको ये सेल्स टैक्स अकाउंट। हाँ गुरजोत, बोलिए बेटा, क्या डाउट है? Sir, I have doubt in input and output text because yesterday I couldn't join the class on time. इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स का मतलब होता है जब आप गुड्स परचेज करते हैं उस टाइम पर जो आप टैक्स पे करते हैं उसको हम कहते हैं इनपुट टैक्स। और जब आप गुड्स सेल करते हैं उस टाइम पर जो आप टैक्स कलेक्ट करते हैं उसको हम कहते हैं आउटपुट टैक्स। सेल्स टैक्स के अंदर क्या होता है बेसिकली, जैसे आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आपको कोई गिफ्ट कार्ड वगैरह मिल जाता है, गिफ्ट कूपन्स मिल जाते हैं, तो वो आपका अमाउंट में से कम हो जाता है अमाउंट। वैसे ही डिपार्टमेंट बोलता है तो कि भाई आप जितना अमाउंट ऑलरेडी टैक्स के रूप फॉर्म में आप पे कर चुके हो तो आप उतना अमाउंट क्या कर दो, आप आउटपुट टैक्स में से माइनस करके बाकी का अमाउंट हमें पे कर दो।
मान लो सपोज आपने आउटपुट टैक्स कलेक्ट करा 32,000 का, और आप इनपुट ऑलरेडी पे कर चुके हो डिपार्टमेंट को कितना 28,000, तो आप हमें और 4,000 दे दो, बाकी आप अपने पास रख लो। दैट इज इनपुट टैक्स एंड आउटपुट टैक्स। इज दैट क्लियर? सर इनपुट टैक्स एडवांस में पे होता है? इनपुट टैक्स बेसिकली जब आप गुड्स परचेज करते हैं, सेल्स टैक्स हमेशा जब आप गुड्स परचेज करते हैं या सेल करते हैं दोनों टाइम पर ही देना पड़ता है। सेल्स टैक्स के केस में आपका क्वार्टरली रिटर्न जाता है, तो आपने चाहे वो गुड्स आगे सेल करा हो या ना करा हो, आप जब भी गुड्स परचेज करते हैं तो जितना भी आपने टैक्स वगैरह पे करा उसका सारा रिटर्न वहां पर इनकम डिपार्टमेंट में आपको शो करना पड़ता है। वो डिपार्टमेंट के पास जमा होता जाता है, डिपॉजिट होता जाता है। क्लियर बेटा? यस सर। चलिए, इसी के बाद में फिर हम आगे आते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब हम इसके अंदर ले रहे हैं सेल्स टैक्स कंट्रोल अकाउंट। ध्यान से सुनिएगा कैसे बनता है। वैसे मैंने सेल्स टैक्स कंट्रोल अकाउंट जो बनता है इस चीज से रिलेटेड मैंने अक्रूवल एंड प्री पेमेंट्स के अंदर भी बताया था, भाई हमें कैसे बनाते हैं। अगर मेरा ओपनिंग बैलेंस जो है, अगर वो डेबिट साइड का अगर ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, ध्यान से सुनना बेटा, सेल्स टैक्स कंट्रोल अकाउंट का अगर ओपनिंग बैलेंस अगर डेबिट साइड का दे रखा है मतलब, तो उसको हम बैलेंस बीडी लिखेंगे। और इसका मतलब क्या होता है, इफ अमाउंट टू बी टेकन फ्रॉम द डिपार्टमेंट, अगर मुझे डिपार्टमेंट से पैसा लेना है तो वो मेरा किधर आएगा, डेबिट साइड में, क्योंकि एसेट होगी, मुझे पैसा लेना है, मेरा राइट बनता है, तो राइट बनता है तो किधर आएगा, डेबिट साइड में। अगर वो ओपनिंग बैलेंस अगर क्रेडिट साइड में आ रहा है तो वो क्रेडिट साइड में लिख देंगे हम बैलेंस बीडी। इसका मतलब होता है मुझे डिपार्टमेंट को अमाउंट देना है, मेरे लिए लाइबिलिटी है। अगर मुझे डिपार्टमेंट को पैसा देना है, अमाउंट पे करना है, तो वो मेरे लिए लाइबिलिटी, लाइबिलिटी है तो क्रेडिट साइड में आएगा। और अगर मुझे डिपार्टमेंट से अमाउंट लेना है, तो लेना है तो मेरे लिए एसेट है, तो वो डेबिट साइड में आ जाएगा। पहली चीज, आपने गुड्स सेल करा, गुड्स सेल करेंगे तो आपने अगर कैश में सेल करा है या आपने अगर उधार में क्रेडिट में सेल करा है, तो उस पर जो भी सेल्स टैक्स आएगा, तो वो जो आउटपुट टैक्स होगा वो हमें हमेशा किधर आएगा, क्रेडिट साइड में। भाई क्योंकि आप एंट्री क्या करोगे, डेबिट अकाउंट, अगर उधार में कुछ सेल करा तो डेबिट अकाउंट रिसीवेबल, क्रेडिट सेल्स अकाउंट और क्रेडिट सेल्स टैक्स अकाउंट। तो आप सेल्स टैक्स अकाउंट में किधर लिखोगे, क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में मतलब कि इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो जो भी आपका आउटपुट टैक्स होता है वो किधर आ जाएगा, क्रेडिट साइड में। अगर आपने कैश में सेल करा था तो कैश अकाउंट के नाम से लिख देंगे सेल्स टैक्स ऑन कैश सेल्स, और अगर आपने उधार में सेल करा था तो अकाउंट रिसीवेबल सेल्स टैक्स ऑन क्रेडिट सेल्स। ये पॉइंट भी हो गया सर। अगर आपने क्या करा था, परचेज करा था क्रेडिट में या कैश में, अगर कुछ परचेज करा था तो जो भी इनपुट टैक्स होता है वो हमारा किधर आता है, डेबिट साइड में आता है। जब आप परचेज करते हैं तो परचेज से रिलेटेड टैक्स हमारा किधर आएगा, डेबिट साइड में। कैश अकाउंट, अगर आपने सेल्स टैक्स पे करा है किस पर, ऑन परचेज इन कैश। और अगर आपने उधार में कुछ परचेज करा था तो अकाउंट पेबल, तो सेल्स टैक्स ऑन परचेज ऑन क्रेडिट। यहाँ तक के पॉइंट्स क्लियर हैं। ओपनिंग बैलेंस का पॉइंट बता दिया मैंने। और आउटपुट टैक्स अगर होगा तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे, और अगर इनपुट टैक्स हुआ तो वो डेबिट साइड में आ जाएगा। देन आफ्टर हमारा क्लोजिंग बैलेंस की अगर मैं बात करूं तो क्लोजिंग बैलेंस अगर हमारा डेबिट साइड में हम लिख रहे हैं क्लोजिंग बैलेंस का बैलेंस शीट, तो इसका मतलब होता है बैलेंस ड्यू टू द डिपार्टमेंट। भाई इतना मुझे डिपार्टमेंट को पैसा देना है। क्लोजिंग, आपसे ईयर एंड का क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, व्हाट इज द अमाउंट ड्यू ड्यू टू डिपार्टमेंट। तो आपको वो अकाउंट बना करके कैलकुलेशंस करनी रहेगी, तो अमाउंट डिपार्टमेंट को ड्यू है कितना, तो वो चीज हमारा डेबिट में आएगा। और अगर हमारा हम क्रेडिट में बैलेंस लिखते हैं इक्वल लाने के लिए, तो उसका मतलब हो गया बैलेंस ड्यू फ्रॉम डिपार्टमेंट, मुझे डिपार्टमेंट से इतना पैसा लेना है। ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस में जस्ट अपोजिट चलता है। यहां तक का पॉइंट क्लियर है, सेल्स टैक्स कंट्रोल अकाउंट। सेल्स टैक्स अकाउंट का मैंने सिंपल सा डेबिट और क्रेडिट का दोनों साइड का पॉइंट बता दिया है। नाउ अब हम इसी के बाद में आगे बात करें। ये तो पॉइंट हो गया हमारा, भाई हमें सेल्स टैक्स अकाउंट कैसे बनाना होता है। ओपनिंग बैलेंस लिख देंगे हम, अगर असेट है तो डेबिट में, लाइबिलिटी है तो क्रेडिट में। क्लोजिंग बैलेंस का हम जस्ट अपोजिट कर देते हैं, अगर मुझे डिपार्टमेंट को पैसा देना है तो डेबिट साइड में, लेना है तो क्रेडिट साइड में। आउटपुट टैक्स है तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा, और इनपुट टैक्स है तो डेबिट साइड में आ जाएगा। इफ नथिंग मेंशन इन द क्वेश्चन रिगार्डिंग ओपनिंग बैलेंस डेबिट और क्रेडिट, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा तो कि बस उन्होंने लिख दिया बैलेंस ऑफ सेल्स टैक्स, ओपनिंग बैलेंस ऑफ सेल्स टैक्स 5,000, they have not mentioned whether it is debit balance or whether it is credit balance, then in the absence of any specific information we assume
क्रेडिट बैलेंस, तो हम ओपनिंग बैलेंस जो भी होगा उसको हम कौन सा मानेंगे, क्रेडिट बैलेंस माना जाएगा। देन वी अज्यूम ओपनिंग बैलेंस एज क्रेडिट बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस को हम कौन सा बैलेंस मानेंगे, क्रेडिट बैलेंस मानेंगे। यहां तक की बात हो गई। ये मेरा सेल्स टैक्स कंट्रोल अकाउंट। जैसे हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है, बिजनेस इज इनवॉइस्ड फॉर इनपुट सेल्स टैक्स ऑफ $800। बिजनेस ने क्या करा था, इनवॉइस करे थे, मतलब बिल्स वगैरह बनाए थे जिस पर आपका सेल्स टैक्स था कितने का, $800 का। बिजनेस इज इनवॉइस्ड, उसके पास में इनवॉइस आए थे फॉर इनपुट सेल्स टैक्स ऑफ $800। तो इनपुट सेल्स टैक्स तो वो किधर आ जाएगा, डेबिट साइड में। एंड चार्ज सेल्स टैक्स ऑफ $1,000 ऑन इट क्रेडिट सेल्स, और उन्होंने $1,000 का क्रेडिट सेल्स पर सेल्स टैक्स चार्ज करा है, मतलब आउटपुट टैक्स। एंड सेल्स टैक्स ऑफ $200 ऑन कैश सेल, और कैश सेल पर आपने सेल्स टैक्स चार्ज करा है कितना, $200 का। आपसे पूछा है प्रिपेयर सेल्स टैक्स कंट्रोल अकाउंट, आपको सेल्स टैक्स कंट्रोल अकाउंट बनाना है। एंड शो फाइनल बैलेंस ड्यू टू और ड्यू फ्रॉम सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट। तो पहली चीज तो यहाँ पर हमें ओपनिंग बैलेंस नहीं दे रखा, तो ओपनिंग बैलेंस स्किप कर देंगे। हमें यहाँ पर दे रखा था इनपुट टैक्स, दे रखा था इनपुट टैक्स कितना था, $800। तो इनपुट टैक्स हमने लिख दिया कितना, $800। कैश अकाउंट इनपुट टैक्स $800। फिर हमने क्रेडिट में गुड्स सेल करा, तो क्रेडिट में गुड्स सेल करा, और कैश में सेल करा, तो उसका जो भी हमारा सेल्स टैक्स है, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट सेल से रिलेटेड, और कैश अकाउंट कैश सेल से रिलेटेड। ये हमारा क्रेडिट सेल्स, और ये हमारा केस सेल्स। दोनों का पॉइंट आ गया, डिफरेंस अमाउंट से हमारा बैलेंस सीडी आ गया। क्लोजिंग बैलेंस में हमें टोटल कितना अमाउंट देना है, $400। और अभी हाल मैंने बताया, अगर डेबिट साइड में हम बैलेंस शीट लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, हमें डिपार्टमेंट को अमाउंट पे करना है। बैलेंस ड्यू टू द डिपार्टमेंट कितना, $400। फाइनल बैलेंस ड्यू टू द सेल्स टैक्स अथॉरिटी कितना हो जाएगा, $400। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यहां तक Yes. का पॉइंट क्लियर है सभी को? Yes, sir. तो चलिए, सेल्स टैक्स का भी मीनिंग हमारा हो गया, इसका कंसेप्ट भी हो गया है। अब इसी के बाद में हम आगे चलते हैं। अ, इसी के बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है ई रिकवरेबल सेल्स टैक्स। ई रिकवरेबल सेल्स टैक्स होता क्या है बेसिकली? भाई नॉर्मली आपको हमने पढ़ा तो कि सर आप जो भी इनपुट टैक्स होता है उसको आप आउटपुट टैक्स में से क्या कर देते हैं, एडजस्ट कर देते हैं, और बाकी का डिफरेंस अमाउंट हम क्या कर देते हैं, डिपार्टमेंट को पे कर देते हैं या ले लेते हैं, जो भी हमें करना होता है। समटाइम्स सेल्स टैक्स पेड ऑन परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज इज नॉट रिकवरेबल। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है तो कि जो आपने सेल्स टैक्स पे करा है उसका आपको बेनिफिट नहीं मिलता है, वो रिकवरेबल नहीं होता है। मतलब कि आपने जब गुड्स परचेज करते टाइम भी आपको देना पड़ेगा और गुड्स सेल करते टाइम भी आपको देना पड़ेगा। मतलब कि आपके ऊपर डबल टैक्स की लायबिलिटी अराइज होगी। तो जब आपने गुड्स परचेज करा था या सर्विसेज आपने परचेज करी थी और उस टाइम पर जो आपने सेल्स टैक्स पे किया था उसका अगर आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला है तो उस टैक्स को हम कहते हैं ई रिकवरेबल सेल्स टैक्स। समटाइम्स सेल्स टैक्स पेड ऑन परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज इज नॉट रिकवरेबल, तो उसको हम रिकवरेबल नहीं होता है। और कैन नॉट बी यूटिलाइज और सेट ऑफ, उसको हम यूटिलाइज नहीं कर सकते, सेट ऑफ नहीं कर सकते अगेंस्ट आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स के अगेंस्ट में हम उसको सेट ऑफ नहीं कर सकते। इन दिस सिचुएशन पर्सन विल हैव बर्डन ऑफ डबल टैक्स लायबिलिटी। तो फिर उस सिचुएशन में हमारे पर्सन के ऊपर क्या आ जाती है, डबल टैक्स लायबिलिटी। परचेज के टाइम पर भी टैक्स पे करना पड़ेगा और सेल के टाइम पर भी आपको टैक्स पे करना होगा। इट मीन्स पर्सन हैव टू पे टैक्स ऑन बोथ टाइम, एट द सेल एंड एट परचेज। इफ डीलर फ्रॉम whom goods or services purchase is not registered dealer, अगर जिस पर्सन से आपने गुड्स या सर्विसेज परचेज किया अगर वो रजिस्टर्ड डीलर नहीं है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, then buyer cannot take benefit of input tax credit against output tax। तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो आपने टैक्स पे करा है उसका बेनिफिट आपको आउटपुट टैक्स के अगेंस्ट में नहीं मिलेगा।
आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। इन दिस सिचुएशन अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स विल बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ परचेज और सेल। तो फिर वो जो सेल्स टैक्स का अमाउंट है वो भी हम परचेज या सेल्स के अंदर इंक्लूड कर देंगे, क्योंकि अलग से तो उसको लिखने का मतलब ही नहीं है। वो तो क्या हो जाएगा, उस परचेज या सेल्स की फिगर में इंक्लूड कर दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने मान लो गुड्स परचेज करा 1 लाख रुपीज का फ्रॉम एक्स अनरजिस्टर्ड डीलर। आपने गुड्स परचेज करा एक्स से 1 लाख रुपीज का अनरजिस्टर्ड डीलर है, और उस पर सेल्स टैक्स चार्ज करा आपने कितना, 15%। परचेज प्राइस नॉट इंक्लूड सेल्स टैक्स, परचेज प्राइस के अंदर सेल्स टैक्स इंक्लूड नहीं है, तो क्या एंट्री बनेगी? तो पहली चीज तो आपने गुड्स परचेज करा था 1 लाख का, और उस पर सेल्स टैक्स लगाया कितना, 15%, 15,000। तो आपका परचेज वैल्यू हो जाएगा कितना, 1,15,000। तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी, डेबिट परचेज अकाउंट और क्रेडिट कैश अकाउंट 1,15,000। सर ये जो सेल्स टैक्स है उसको हम सेपरेटली शो नहीं करेंगे। रीजन, बिकॉज इट इज एन ई रिकवरेबल सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स will not be shown separately because it is an irrecoverable सेल्स टैक्स। क्योंकि वो क्या है, हमारा इरिकवरेबल सेल्स टैक्स है, तो हम उसको सेपरेटली शो नहीं करेंगे। इट विल बी इंक्लूड in the value of purchase या सेल्स। जो भी आपकी परचेज या सेल्स की वैल्यू उसी के अंदर हम इंक्लूड कर देंगे, अलग से शो नहीं करेंगे। तो वो चीज हमारा हो गया सेल्स टैक्स का ई रिकवरेबल सेल्स टैक्स। जब आपका अगर टैक्स वगैरह का जो अमाउंट है, अगर उसका बेनिफिट नहीं मिल पाता है, तो उसको हम कहते हैं ई रिकवरेबल सेल्स टैक्स। दो टॉपिक समझा दिए हैं मैंने। एक तो सेल्स टैक्स का कंट्रोल अकाउंट कैसे बनाया जाता है, और सेकंड टॉपिक ई रिकवरेबल सेल्स टैक्स का मतलब क्या होता है। समझ में आ गया बेटा ये दोनों टॉपिक्स? ये दोनों टॉपिक्स क्लियर है सभी को? चलिए, तो इसी के अंदर अब हम मेरा थ्योरी पार्ट का पोर्शन कंप्लीट हो गया है। अब हम सीधा वर्कबुक के अंदर आते हैं। वर्कबुक के अंदर अब हम इसमें देखें, सबसे पहले ये हमारा चैप्टर दिया है, चैप्टर नंबर 13। मेजरली पार्ट में इस चैप्टर का कवर करा दिया है। अब हम सीधे क्वेश्चंस वगैरह पर आएंगे। उसके पहले हम एक बार एग्जाम में इस तरह के क्या क्वेश्चंस वगैरह पुट अप होते हैं। दिस टॉपिक इज लाइकली टू बी टेस्टेड इन द टू मेन वेज। यू मे बी आस्क्ड टू आइडेंटिफाई द करेक्ट जनरल एंट्रीज टू पोस्ट सेल्स एंड परचेज ट्रांजेक्शन्स। आपसे क्या पूछा जा सकता है एग्जाम में, सेल और परचेज की जनरल एंट्रीज करके बताइए, इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स, जो मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया है। You may also be required to consider how sales tax affect the calculation of amount to be capitalized for non-current assets. अगर हमें नॉन करंट एसेट्स वगैरह का अगर कैपिटलाइज करना है, उसको बुक्स में रिकॉर्ड करना है, तो उससे सेल्स टैक्स का कैसे इम्पैक्ट आता है वो मैं भी बता दूंगा। हम इसके अंदर आए डायरेक्टली। सबसे पहले हमें सेल्स टैक्स का मीनिंग बता दिया है। सेल्स टैक्स के अंदर इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स। उसके पहले क्या लिखा हुआ, इंट्रोडक्शन दिस चैप्टर। जस्ट अ मिनट। तो हमारा पॉइंट क्या दिया है बेटा, इनपुट दिस चैप्टर इज डिजाइन टू इनेबल यू टू प्रिपेयर बेसिक अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर सेल्स टैक्स नोन इन मैनी कंट्रीज एज वैल्यू एडेड टैक्स। कुछ कंट्रीज के अंदर इसको सेल्स टैक्स को क्या बोला जाता है, वैल्यू एडेड टैक्स भी बोला जाता है। कुछ जगह पर इसको सेल्स टैक्स बोला जाता है, कुछ जगह पर इसको वैल्यू एडेड टैक्स वेट भी बोला जाता है। अभी हमारे इंडिया के अंदर भी इवन इसको वेट के नाम से ही जाना जाता है।
उसके अंदर हमारा फर्स्ट टॉपिक दिया इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स। इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स का मतलब क्या होता है? सेल्स टैक्स चार्ज ऑन द और कलेक्टेड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड बाय बिजनेस इज रेफर्ड टू एज आउटपुट सेल्स टैक्स, एंड सेल्स टैक्स पेड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज बॉट बाय बिजनेस इज रेफर्ड टू एज इनपुट सेल्स टैक्स। जब आप गुड्स परचेज करते हैं उस टाइम पर जो टैक्स पे करते हैं उसको इनपुट टैक्स, और जब आप गुड्स सेल करते हैं तो उस टाइम पर जो आप टैक्स कलेक्ट करते हैं उसको हम कहते हैं आउटपुट टैक्स। यहां तक की बात हो गई। बिजनेस सेल एंड परचेज आर ऑफन सब्जेक्ट टू सेल्स टैक्स। बिजनेस जब भी कोई गुड सेल परचेज करता है तो उस पर सेल्स टैक्स लगता है, एंड दिस इज एन इनडायरेक्ट टैक्स एज इट इज नॉट लिवाइड डायरेक्टली ऑन द इंडिविजुअल्स लाइक पर्सनल इनकम टैक्स, क्योंकि ये डायरेक्टली इनकम पर चार्ज नहीं किया जाता है। एंड सेल्स टैक्स इज कलेक्टेड बाय द ट्रेडर्स हु चार्ज इट ऑन द गुड्स दे सेल टू द कस्टमर। और सेल्स टैक्स को क्या करते हैं, वो एक पर्सन दूसरे पर्सन से रिकवर करता जाता है, इसलिए हम उसको इनडायरेक्ट टैक्स भी कहते हैं। A business charges sales tax on sales and suffers sales tax on its purchase input tax। वही बात वापस से, जब आप सेल पर गुड्स टैक्स चार्ज करते हैं तो उसको हम सेल टैक्स कहते हैं, और जब आप परचेज पर टैक्स चार्ज करते हैं तो उसको हम इनपुट टैक्स कहते हैं। आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स मतलब वो दोनों पॉइंट समझा दिए मैंने। इसका डायरेक्टली अपन आते हैं। फिर यहाँ पर बता दिया सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड बिजनेस, अगर सेल्स टैक्स का जो रजिस्टर्ड बिजनेस होगा, अगर वो रजिस्टर्ड बिजनेस है, आइटम्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ सेल्स टैक्स, तो वो क्या करता है, जो भी इनकम एक्सपेंडिचर्स वगैरह उनको सबको शो करता है। दिस इज बिकॉज द सेल्स टैक्स इज नॉट पार्ट ऑफ द बिजनेस इनकम और एक्सपेंडिचर, इट बिलोंग्स टू द टैक्स अथॉरिटी। तो जो भी आपको सेल्स टैक्स वगैरह से रिलेटेड पैसा आता है या जाता है तो उसको वो अलग से सेपरेटली शो करता है, क्योंकि वो पैसा कहाँ पर जाना है आगे, गवर्नमेंट के पास। हम तो एक सिर्फ मीडियम है अमाउंट रखने के लिए। मैं गवर्नमेंट के बिहाफ पर अमाउंट कलेक्ट करके आगे गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर रहा हूँ, तो मेरी इनकम नहीं है वो गवर्नमेंट की इनकम है, तो इसलिए हम उसको कलेक्ट करते हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स एंड ट्रेड पेबल्स ग्रॉस ऑफ सेल्स टैक्स। और जब भी आपको ट्रेड रिसीवेबल्स ट्रेड पेबल्स वगैरह दिखाने होते हैं तो सेल्स टैक्स इंक्लूसिव करते हुए दिखाए जाते हैं। इसी का इलस्ट्रेशन नंबर 1 दिया है, जो मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। बिजनेस ने रॉ मटेरियल परचेस करा $115 का, सेल्स टैक्स था 15%, और गुड सेल करा था आपने 287.50 जिस पर सेल्स टैक्स था कितना, 15%। करा दिया था बेटा कल ये क्वेश्चन। हाँ जी सर। उसके अंदर लिखा है द रेट ऑफ सेल्स टैक्स विल ऑलवेज बी प्रोवाइडेड इन द एग्जाम क्वेश्चन। आपको सेल्स टैक्स की रेट वगैरह वो एग्जाम में ऑलरेडी दिया हुआ रहेगा, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होगी। उसी के बाद में फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा दिया है ई रिकवरेबल सेल्स टैक्स। अभी हाल समझाया बेटा। भाई कई बार ऐसी सिचुएशंस होती है तो क्या आपका जो इनपुट टैक्स है वो रिकवरेबल नहीं होता, उसका आप बेनिफिट नहीं ले सकते, तो उस टैक्स को हम कहते हैं ई रिकवरेबल सेल्स टैक्स। देयर आर सम सर्कमस्टांसेस इन विच सेल्स टैक्स पेड ऑन इनपुट्स कैन नॉट बी रिक्लेम्ड। उसको वापस से आप रिक्लेम नहीं कर सकते। दिस इज रेफर्ड टू एज रिकवरेबल सेल्स टैक्स। इन दिस केस द ट्रेडर मस्ट बियर द कॉस्ट ऑफ द सेल्स टैक्स एंड अकाउंट फॉर इट अकॉर्डिंगली। तो हमें फिर वो जो सेल्स टैक्स का अमाउंट होता है उसको हम कॉस्ट के अंदर ही इंक्लूड कर देते हैं, हमें बियर करना होता है। एग्जाम्पल बता दिया, फॉर इफ अ बिजनेस पे $500 फॉर एंटरटेनिंग एक्सपेंसेस एंड सफर ई रिकवरेबल इनपुट सेल्स टैक्स ऑफ $75, और अगर आपका ई रिकवरेबल सेल्स टैक्स $75 का, तो आप जो टोटल अमाउंट है 575, उसी को हम क्या करेंगे, कॉस्ट के फॉर्म में शो करेंगे स्टेटमेंट ऑफ P&L के अंदर एज एन एक्सपेंसेस। Similarly, if a business pay $500,000 to a motor vehicle for a motor vehicle, अगर आपने मोटर व्हीकल परचेस करा $5,000 का, सफर ई रिकवरेबल सेल्स टैक्स ऑफ $400, और ई रिकवरेबल सेल्स टैक्स था $400 का, तो आप जब अमाउंट शो करोगे, मोटर व्हीकल की वैल्यू शो करोगे, तो कितनी शो करोगे, $5,400 एज अ नॉन करंट एसेट्स इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। बैलेंस शीट के अंदर हम कितना अमाउंट शो करेंगे उस मोटर व्हीकल का, $5,400। उसी के बाद में नेक्स्ट टॉपिक हमारा दिया है अमाउंट ऑफ इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स। ऑलरेडी बता चुका हूं, अमाउंट इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, और अमाउंट इंटू रेट अपॉन 100। ये चीज हमारी हो गई थी। फिर आगे चले हम इसी के अंदर। इसी का एक्टिविटी नंबर 1 दे रखा है हमें। एक्टिविटी नंबर 1 देखें, इसमें क्या बोला है। ड्यूरिंग 2011 Fergus buy 2 vans and a car each costing $10,000 plus sales tax। उन्होंने क्या परचेज करा,
टू तो वैन परचेज करी है एंड वन कार, ईच कॉस्टिंग $10,000। दो तो वैन परचेस करी है और एक कार परचेस करी है और सबकी कॉस्टिंग कितनी है $10,000 ईच, प्लस उस पर सेल्स टैक्स लगेगा कितना 15%। उस पर सेल्स टैक्स लगेगा कितना 15% आपका सेल्स टैक्स है। द कार विल बी यूज्ड 70% फॉर बिजनेस, कार जो है 70% तो बिजनेस में यूज होगी एंड 30% पर्सनल यूज। आगे बोला हमें द टू वैन्स विल बी यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर द बिजनेस पर्पस, और जो वैन्स है वो सिर्फ फॉर बिजनेस पर्पस। वैन्स वगैरह ओनली सिर्फ किसके यूज होगी बेटा, बिजनेस पर्पस के लिए यूज होती है। कि डेप्रिशिएट्स वैल्यू ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस वैन्स ओवर 5 इयर्स, वैन्स की लाइफ दे दी है 5 इयर्स, और कार की लाइफ बता दी है कितनी है 6 ईयर। The tax regime in which Fagus operates, sales tax is only recoverable on the items used wholly for business purpose। मतलब कि आपका जो सेल्स टैक्स है वो कब रिकवरेबल होता है, जब अगर आप कोई आइटम को सिर्फ और सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए अगर यूज करते हैं। तो जो हमारी कार है बेटा वो तो हमारा दोनों पर्पस में यूज हो रही है, तो जो कार का आपका अमाउंट है उसमें आपका सेल्स टैक्स जो है वो इरिकवरेबल सेल्स टैक्स होगा क्या। कार के केस में आपका जो सेल्स टैक्स है वो इरिकवरेबल सेल्स टैक्स होगा क्या बेटा। इन केस ऑफ कार, amount of sales tax will be irrecoverable because car is using for both business and पर्सनल यूज। वो बिजनेस यूज के लिए भी हो रही है और पर्सनल यूज के लिए भी हो रही है। तो हमारा जो सेल्स टैक्स का अमाउंट है उसको हम कॉस्ट के अंदर ही इंक्लूड कर देंगे। अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स will be included in cost price of car। तो कार की आपकी वैल्यू कितनी दे रखी थी बेटा, $10,000। तो कॉस्ट ऑफ कार हो जाएगी आपकी $10,000, प्लस उस पर 15% सेल्स टैक्स लगाएंगे तो वो कितना हो जाएगा आपका $11,500, और डिवाइडेड बाय कार का डेप्रिसिएशन कितना रहेगा, आपकी लाइफ कितनी है कार की 6 इयर्स। कार की लाइफ कितनी है 6 इयर्स, तो डिवाइडेड बाय 11,500 डिवाइडेड बाय 6 इयर्स, तो हो गया आपका 1916.66। तो हम इसको 1917 भी बोल सकते हैं राउंड ऑफ। ये तो हो गई बात हमारी किसकी, कार से रिलेटेड। वेन्स के केस में, इन केस ऑफ वेन इट इज यूज्ड exclusively for business purpose, so it is recoverable सेल्स टैक्स। तो ये हमारा क्या है, रिकवरेबल सेल्स टैक्स। तो हमारी एक कार की कॉस्ट अगर हमें निकालनी है तो कॉस्ट हमें दे रखी है कितनी, $10,000।
तो सेल्स टैक्स का अमाउंट हम इंक्लूड नहीं करेंगे, सेल्स टैक्स पर डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। तो $10,000 अपॉन 5 तो कितना हो जाएगा, $2,000 पर वैन। और मेरे पास दो वैन है, तो ये कितने का हो गया आपका डेप्रिसिएशन, 2000 इंटू टू, $4,000 वैन्स पर हमारा डेप्रिसिएशन। और टोटल डेप्रिसिएशन मेरा आ जाएगा $4,000, तो वैन का और प्लस कार का 1917। 5917 आपका टोटल डेप्रिसिएशन बैठेगा। क्लियर पॉइंट यहां तक। 5917 ये हमारा क्या हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया है। यहां तक का पॉइंट क्लियर है बेटा सभी को। यहां तक का पॉइंट सभी को क्लियर है। यस सर। फिर उसी के बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक दिया है अकाउंटिंग फॉर सेल्स टैक्स, मतलब कि जनरल एंट्री। और जनरल एंट्री क्या होती है ये ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं मैं, वही आप अगर गुड सेल करते हैं तो क्या एंट्री करेंगे, परचेस करते हैं तो क्या जनरल एंट्री करते हैं, वो चीज। और ये चीज मैंने बता दिया, ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेबल जो शो किए जाते हैं उसके अंदर इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स शो किया जाता है। फिर उसी के बाद में उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक हमारा दिया है सेल्स टैक्स ऑन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब कि आपका सेल्स टैक्स का अकाउंट कैसे बनता है, या उसको हम बोलते हैं सेल्स टैक्स कंट्रोल अकाउंट। सेल्स टैक्स कंट्रोल अकाउंट तो वो कैसे बनता है, ओपनिंग बैलेंस लिख देंगे। आपने अगर इनपुट टैक्स पे करा है तो डेबिट साइड में, आउटपुट टैक्स है तो क्रेडिट साइड में, डिफरेंस अमाउंट से हमारा बैलेंस आ जाता है। अगर वही हमारा अगर डेबिट में लिख रहा है हम बैलेंस शीट तो वो हमारी लाइबिलिटी हो जाएगी, और अगर हमारा क्रेडिट में आ रहा है तो वो हमारी एसेट हो जाएगा। जैसे हमें ये एक्टिविटी नंबर 2 दे रखा था, बिजनेस बाय गुड्स फॉर $1,000 प्लस 15% सेल्स टैक्स। बिजनेस ने क्या करा, गुड्स परचेज करा $1,000 का, प्लस 15% सेल्स टैक्स है। तो इनपुट टैक्स आपका निकल गया 1000 का, 15% कितना हो गया, $150। देन सेल दोज गुड्स फॉर $1,500 प्लस 15% सेल्स टैक्स। तो आउटपुट टैक्स निकल जाएगा हमारा 1500 का 15% कितना हो गया, 225। तो आपका 225 आपने आउटपुट टैक्स हो गया, और इनपुट टैक्स था आपका 150। तो आपका डिपार्टमेंट को देना है कितना, $75 का आपको अमाउंट देना है। तो नेट सेल्स टैक्स टू द टैक्स अथॉरिटी कितना देना है, $75 का। आपसे पूछा है व्हाट इज द डबल एंट्री फॉर द परचेज एंड सेल एंड पोस्ट देम टू द लीजर अकाउंट्स। आपको जनरल एंट्री करनी है परचेज और सेल करने की। तो परचेज और सेल करने की एंट्री कर सकते हैं क्या बेटा अपन। परचेज करने की एंट्री क्या बनेगी, डेबिट परचेज अकाउंट, डेबिट सेल्स टैक्स, इनपुट टैक्स अकाउंट, और क्रेडिट किसमें परचेज करा है आपने, कुछ नहीं दे रखा तो डायरेक्टली अपन मान लेते हैं कैश में, तो क्रेडिट कैश अकाउंट। गुड्स परचेज करा था आपने $1,000 का, और उसमें 15% 150, टोटल हो गया 1150। आपने सेल करा तो सेल करेंगे तो डेबिट कैश अकाउंट, क्रेडिट सेल्स अकाउंट, क्रेडिट सेल्स टैक्स अकाउंट।
आउटपुट टैक्स। कैश अकाउंट के अंदर हमने गुड्स सेल करा था कितने का, 1500 का, और 1500 का कितना परसेंट है, सेल्स टैक्स लगता है 15%। तो वो हो जाएगा 225, तो हो जाएगा 1725। और वही हमें जब थर्ड एंट्री करनी है तो हम आउटपुट टैक्स में से क्या करेंगे, इनपुट टैक्स को एडजस्ट करेंगे, तो हमारी एंट्री बनेगी डेबिट सेल्स टैक्स, आउटपुट टैक्स, और क्रेडिट सेल्स टैक्स, इनपुट टैक्स 225, इनपुट टैक्स ऑलरेडी 150 का, क्रेडिट बैंक अकाउंट $75। ये मेरा जनरल एंट्री हो गई। अब इस जनरल एंट्री को करने के बाद में उन्होंने एक काम बोला है, पोस्ट देम टू द लेजर अकाउंट्स। उसको आपको क्या करना है, लेजर अकाउंट्स के अंदर पोस्टिंग करनी है। और पोस्टिंग कैसे होती है ये सबको आता है, तो आपका ये काम है पोस्टिंग करना, ये आपका होमवर्क है। लेजर अकाउंट के अंदर पोस्टिंग कैसे होगी वो आपको कवर अप करना है, ये अकाउंट्स बना करके इसके अंदर रिकॉर्डिंग करनी है। जनरल एंट्री में ऑलरेडी बता दिया है, पोस्टिंग आपको करनी है। उसी के बेसिस पर फिर हमारी एक्टिविटी नंबर 3 और 4 दिया है। एक्टिविटी नंबर 3 के अंदर क्या लिखा हुआ है, व्हेन सेल्स टैक्स इज नॉट रिकवरेबल ऑन द कॉस्ट ऑफ मोटर व्हीकल। अगर आपका जो सेल्स टैक्स है वो अगर रिकवरेबल नहीं है, देन इट शुड बी ट्रीटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज। तो अगर ई रिकवरेबल सेल्स टैक्स होता है तो हम क्या करते हैं, उसके कॉस्ट के अंदर इंक्लूड कर देंगे क्या। तो फर्स्ट पॉइंट बोला डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ असेट कैपिटलाइज, नहीं। इंक्लूडेड इन द असेट कॉस्ट ऑफ असेट कैपिटलाइज, बिल्कुल करेक्ट है भाई। तो क्या आप उस असेट की कॉस्ट के अंदर उसको क्या कर दीजिए, इंक्लूड कर दीजिए। डिडक्टेड ये भी नहीं आएगा, रिटर्न ऑफ ये भी नहीं आएगा। एक्टिविटी नंबर 4 हमारा दिया है, अ ट्रेडर इज रजिस्टर्ड फॉर सेल्स टैक्स ड्यूरिंग अ पीरियड दे हैव अ सेल्स ऑफ $5750 इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स ऑफ 15%। तो हमारा आउटपुट टैक्स निकल जाएगा 5750 इंटू 15/115, इंक्लूसिव है। तो 5750 इंटू 15/115, दैट विल बी $750। और इनपुट टैक्स की अगर मैं बात करूं, हमने परचेस करा था उसको कितने पर, 2500 पर, एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स एट 15%, इंटू 15%, एक्सक्लूसिव है। 2500 का 15%, 375। तो आपसे पूछा है व्हाट अमाउंट इज ओव्ड टू और ड्यू फ्रॉम टैक्स अथॉरिटी एट द एंड ऑफ द पीरियड। मुझे कितना अमाउंट डिपार्टमेंट को देना है या लेना है, तो 750 माइनस 375, तो 375 ये अमाउंट मुझे ड्यू टू डिपार्टमेंट। तो ड्यू बोल दें या ओव्ड टू, मुझे कितना पैसा देना है, 375, तो ओव्ड टू $375। क्लियर बात है यहां तक। यस सर। और ये मेरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, सेल्स टैक्स। इसका ये एक बार चैप्टर को अच्छे से कवर अप कर लीजिएगा। इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी डाउट्स होंगे वो डाउट्स हम कल कवर अप कर लेंगे। इसके अलावा ये जो चैप्टर्स मैं करा चुका हूं अभी तक के, उसके प्रैक्टिस बुक के क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करने हैं। प्रैक्टिस बुक के आपको चैप्टर नंबर 5, 6, 10, 12, ये 4 चैप्टर से रिलेटेड आपको प्रैक्टिस बुक के क्वेश्चंस कवर अप करने हैं। इनके जो भी डाउट्स होंगे वो डाउट्स मैं कल डिस्कस करूंगा। प्रैक्टिस बुक के चैप्टर नंबर 5, 6, 10, 12, इन 4 चैप्टर्स के जो भी डाउट्स होंगे वो डाउट्स मैं कल डिस्कस करूंगा। इज इट क्लियर। ओके सर। चलिए बाकी का हम कल करते हैं, इसके डाउट्स वगैरह कवर अप करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू एवरीवन।